नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ में। क्लास अपनी वही सेट चल रही है और सेट के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, 2 क्लास ले चुके हैं क्वेश्चंस की। आज ये तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन उसके सेट के हर कंसेप्ट से मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ। ठीक, सेट के हर कंसेप्ट से मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ। एक वो पीएनसी वाला बचा हुआ है, मैंने पहले ही भी बोला था कि उसको मैं पीएनसी के साथ में ही कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास सेट की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। दोस्तों आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक हम एक ही टॉपिक लेके चल रहे थे, अभी मैं 2 टॉपिक पैरेलल में लेने वाला हूँ। ठीक है, 2 टॉपिक पैरेलल में लेने वाला हूँ। जैसे अभी 11-12 का अपना टॉपिक चल रहा है, सेट 11-12 का टॉपिक है, तो 11-12 का प्लस एक कोई भी टॉपिक 9-10 का भी हम लेंगे, तो 2 सीट साथ में चलेंगी। ठीक है, 2 टॉपिक साथ में चलेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू तथा b इक्वल्स टू आई एंड ओ हो तब सत्य क्या होगा। क्वेश्चन तो मैं दिख गया होगा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन ये रहा, हमें सेट दिया हुआ है a इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। एक तो a जो सेट है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर दिए हुए हैं। दूसरा क्या है, b इक्वल्स टू है आई एंड ओ, आई एंड ओ, ये b सेट दिया हुआ है। और हमसे पूछा यह है कि क्या a सबसेट b है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, क्या b सबसेट a है, तीसरा ऑप्शन। क्या a इक्वल्स टू b है, चौथा ऑप्शन। क्या a तुल्य b है, a तुल्य b है। ये 4 ऑप्शन पूछे हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी जब स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ठीक है, और अब देखो, अब इसमें पहला ऑप्शन देखो, a सबसेट ऑफ b। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे लिखा हो कि a सबसेट ऑफ b, इसका मतलब है कि ये तो है सबसेट और ये है सुपरसेट। ठीक है, ये तो है सबसेट और ये है सुपरसेट, और सबसेट के सारे एलिमेंट सुपरसेट में होने चाहिए। ठीक, सबसेट के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, सुपरसेट में होने चाहिए। तो अब अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि ए के मतलब ए सबसेट बी है, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। लेकिन देख रहे हैं क्या, ए में है लेकिन इसमें नहीं है, ई ए में है लेकिन इसमें नहीं है, आई तो है, ओ भी है, यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन ए के सारे अवयव होने चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है बी सबसेट ए। बी सबसेट ए का मतलब है कि अब बी तो सबसेट हो गया और ए सुपरसेट हो गया। अब बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। बी में आई है, ए में भी है, बी में ओ है, ए में भी है, मतलब सारे एलिमेंट है ना, बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है मेरा काम, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन ये भी बता देता हूँ। ए इक्वल्स टू बी कब होता है, जब दोनों ही सेट में अवयव समान संख्या में हो प्लस अवयव समान भी हो। ठीक है, अवयव समान संख्या में हो प्लस अवयव समान भी हो। मान लो अगर बी हो जाता ए ई आई ओ यू, बी ये होता और ए ये दिया हुआ है, तब हमारे ये दोनों सेट बराबर होते, समान समुच्चय होते। ठीक है, a इक्वल्स टू बी फिर हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत। ठीक है, a तुल्य b, तुल्य का मतलब क्या होता है, अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो। कार्डिनलिटी क्या होता है, पढ़ा चुका हूं मैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है अवयवों की संख्या। यदि दोनों समुच्चयों में अवयव बराबर मात्रा में दिए हुए हों, अवयवों की संख्या बराबर हो, इसका मतलब दोनों समुच्चय क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे बी हो जाता है, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, मान लो ये हो जाता, तो यहाँ भी 5 एलिमेंट, यहाँ भी 5 एलिमेंट, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अभी तो ये दिया हुआ है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। इसमें समझ में आया ना, राइट ऑप्शन कौन सा है, बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स टू 5 एंड 5 हो तब a का घात समुच्चय क्या होगा। a इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 एंड 5, तो a का घात समुच्चय क्या होगा। अब a का जब पावर सेट हमें निकालना है, किसी का भी पावर सेट निकालो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 5 तो आएगा ही आएगा, उसकी सीट तो रिजर्व है। ठीक है,
एक, अब मुझे P ऑफ A निकालना है तो सबसे पहले फाई तो आएगा ही आएगा, इसकी सीट तो रिजर्व है। उसके बाद में एक एक एलिमेंट उठाओ और करली ब्रैकेट लगाओ। बता चुका हूं मैं, एक एक एलिमेंट उठाया, ये लो पहला एलिमेंट फाई उठाया, करली ब्रैकेट लगाया, ठीक, ये फाई लिया और उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया। दूसरा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, ये दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने और करली ब्रैकेट लगाया, मतलब इसके ऊपर भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया। भाई ये नहीं सोचना है कि इस पर ऑलरेडी करली ब्रैकेट लगा हुआ है तो अब आगे नहीं लगाना है, ठीक है। अगर जब तक करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक ये सही नहीं होगा, ठीक। तो इस पर डबल करली ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद में भाई पहले तो फाई आ गया, फिर एक एक एलिमेंट आ गया, उसके बाद में दो एलिमेंट उठाओ, इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट है ना, तो ये लो फाई और ये फाई, और करली ब्रैकेट लगाना है, इधर करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और इस पूरे का जो सेट होगा ना वो ही क्या होगा, इसका पावर सेट, क्योंकि 2 से ज़्यादा एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। सबसे पहले तो फाई लेना है, उसके बाद में एक एक एलिमेंट लेना है, और उसके बाद में 2 एलिमेंट लेने हैं, अगर 2 से ज़्यादा भी हैं तो फिर 3 भी लेने हैं, ठीक है। 3 से भी ज़्यादा है तो फिर 4 लेने हैं, ऐसे करके सीक्वेंसली लेते जाते हैं। तो इसमें 2 ही एलिमेंट है तो सबसे पहले फाई, फिर एक एक एलिमेंट उठाओ, करली ब्रैकेट लगाओ, फिर 2 एलिमेंट उठाओ, करली ब्रैकेट लगाओ, ठीक। तो ये आया अपना पावर सेट। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। क्या ए ऑप्शन मैच हो रहा है? ए में क्या दिया हुआ है? ए का मतलब क्या होगा कि यही वाला सेट, ये वाला सेट, मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत। ये तो नहीं है ना यहाँ पर, ये वाला सेट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है फाई और ये फाई और ए, ये भी नहीं है यहाँ पर। देखो ये फाई है, ये भी है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यही तो है ए यही तो है, तो इसका मतलब मैं ए लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट कहाँ जाएगा भाई, ये भी तो बचा हुआ है ना, इसलिए अपना बी ऑप्शन भी गलत है, ठीक। सी ऑप्शन क्या है, फाई, ये फाई दिया हुआ है, उसके बाद में करली ब्रैकेट के साथ में फाई, ये भी दिया हुआ है, फिर डबल करली ब्रैकेट के साथ में फाई, ये भी दिया हुआ है, उसके बाद में ए, इसका मतलब मैं बता चुका हूं ये ए है, तो इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी क्या ऑप्शन है, कोई नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि अपना आंसर मिल चुका है ना, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, और फर्स्ट ग्रेड का नाम सुन के तुम्हें घबराना नहीं है। अगर रेगुलर क्लास ले रहे हो ना तो ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन तुम चुटकियों में सॉल्व करोगे। 2016 में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में। देखो क्या है कि यदि क्वेश्चन में बोल देता हूं, यदि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x by 2 बिलोंग्स टू z एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10, ये तो a दिया हुआ है। अगला सेट है b दिया हुआ है x सच दैट x एक अंकीय अभाज्य संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, ठीक। अगला है c इक्वल्स टू x सच दैट x by 3 बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 12, तब a इंटरसेक्शन ऑफ v यूनियन c किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। देखो मैं तीनों सेट लिख देता हूं यहाँ पर। a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है x सच दैट x by 2 बिलोंग्स टू z, कॉमा 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10, ये तो हमें दिया हुआ है a। उसके बाद में b दिया हुआ है, b है x सच दैट x एक अंकीय अभाज्य संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, ठीक। अगला सेट दिया हुआ है c इक्वल्स टू x सच दैट x by 3 बिलोंग्स टू n, कॉमा x लेस देन इक्वल्स टू 12, ये तीन सेट हमें दिए हुए हैं, और जो निकालना है वो मैं इधर लिख देता हूँ, a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन c, ये हमें चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले क्या करें कि इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह इनको देखने के लिए सबसे पहले जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं इनको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं अगर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, कौन कौन ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ? कोई नहीं है ना भाई, क्योंकि क्लास अगर रेगुलर ले रहे हो तो मैंने एकदम बेसिक से एकदम 0 से उठाया, फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो x by 2 बिलोंग्स टू z, x by 2 बिलोंग्स टू z, मतलब x by 2 किस में है, z का मतलब क्या होता है, z से हम किसे डिनोट करते हैं, z से पूर्णांकों को ही तो डिनोट करते हैं ना, पूर्णांकों को डिनोट करते हैं। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है कि x 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 10 या 10 से छोटा हो सकता है, ये इसमें क्लियर दिया हुआ है। तो देखो
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो 0/2 कितना आ जाएगा 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। सारी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहां से तुम्हें पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आएगा, पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया 1.5 आया, लेकिन क्या 1.5 पूर्णांक है? आप कहोगे नहीं सर पूर्णांक नहीं है, तो हटाओ ना, क्यों ले रहे हो फिर इसको। अगर मैंने 3/2 किया तो कितना आएगा 1.5 आएगा, लेकिन क्या 1.5 पूर्णांक है? आप कहोगे नहीं सर, तो फिर क्यों लेना, हटाओ। अब यहाँ से एक पैटर्न पता चला होगा कि जब जब मैं सम संख्या रख रहा हूँ तब तब तो मुझे पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब जब मैं विषम संख्या रख रहा हूँ मुझे पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहे। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं या टेबुलर फॉर्म लिखना चाहूं तो वो क्या बन सकती है, इसकी फॉर्म बन जाएगी 0 2 4 6 8 10। कहने का मतलब है कि सारे के सारे इवन नंबर मैंने ले लिए, सारे के सारी सम संख्या मैंने ले ली। ठीक है, क्योंकि जब जब हम ऑड नंबर रख रहे थे तब तब हमें पॉइंट वाली वैल्यू प्राप्त हो रही थी जो कि पूर्णांक नहीं होती हैं, इंटीजर नंबर नहीं होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे इवन नंबर ले लिए। ठीक, 10 से ज्यादा इवन नंबर क्यों नहीं लिए? 10 से ज्यादा नहीं लेने का मतलब यह था क्योंकि क्लियर बोला है कि 10 से ज्यादा हमें नहीं लेना, 10 या 10 से छोटा ही लेना है। ठीक, 0 से छोटे क्यों नहीं लिए? 0 से छोटे इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोला हुआ है कि 0 से बड़े लेने हैं, 0 या 0 से बड़े लेने हैं। ठीक, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ चुकी है। ठीक, आगे बात करते हैं। x एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है एक अंकीय, कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 और 7, यही तो होती है एक अंकीय अभाज्य संख्या। भाई 7 के बाद में अगर 9 की बात करोगे तो वो तो अभाज्य है ही नहीं, 11 है फिर, और 11 कहाँ जाती है? 2 अक्षरों वाली संख्या में जाती है, इसलिए 11 को नहीं लेंगे। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो जैसे हमने इसका निकाला ऐसे ये निकलेगा, तो x लेस देन इक्वल्स टू 12 है, लेस देन इक्वल्स टू 12 है। दूसरा क्या है? x/3 बिलोंग्स टू n। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो कितना आएगा 0, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या होती है? बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं होती तो क्यों लेना, हटाओ। 1/3 कितना आता है? 0.333 आता है ना, 0.33, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। फिर मैंने रखा 3, तो 3/3 कितना आया? 1 आया ना, जो नेचुरल नंबर है। उसके बाद में 4 रखोगे तो फिर पॉइंट में आएगा, 5 रखोगे फिर पॉइंट में आएगा। यहां से एक पैटर्न समझ में आया कि 3 के गुणज ही लेने हैं। अरे अगर ऐसे नहीं आ रहा, क्लियर दिख रहा है ना भाई, 3 अपॉन में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है कि हमें 3 के गुणज ही तो लेने हैं, 3 के गुणज ही तो लेने हैं। तो 3 के गुणज लेने हैं, इसका मतलब है 3 6 9 और 12, ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 12 है, इसलिए मैंने 12 ले लिया। अगर केवल लेस देन होता तो 9 तक ही रह जाते हम। ठीक, 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है और नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता। ठीक, अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, तो अब हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी इक्वल्स टू 2 3 5 6 7 9 12, यही तो होगा भाई। देखो 2 3 5 7, ये तो होगा ए के एलिमेंट, 2 3 5 और 7। उसके बाद में देखो 3 बी सी के देखने हैं तो सी के ये 3 है, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर 6, ये 6 आ गया, 9 ये 9 आ गया, 12 और ये 12 आ गया। ठीक, ये तो आ गया बी यूनियन सी। अब क्या चाहिए? ए से इसका इंटरसेक्शन करो। तो ए से इंटरसेक्शन करने का मतलब होता है कि जो इसमें भी है जो अवयव और इसमें भी है, मतलब ए में भी है। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो बी यूनियन सी में भी हैं और ए में भी हैं। देखो 0 ए में है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 को ले लो। उसके बाद में 4 है यहाँ पर, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर 3 है ना यहाँ पर 4 है। 5 भी 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। फिर 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 को ले लो। उसके बाद में 8 है यहाँ पर, 8 यहाँ नहीं है। 10 है यहाँ पर, 10 यहाँ नहीं है। मतलब केवल और केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये इतना लंबा आपको इसलिए लगा होगा क्योंकि मैंने इसकी एकदम बारीक से चीज़ उठाई है, जो तुम्हें अगर किसी ने पहली बार भी ये क्लास ली होगी ना, पहली वाली क्लास नहीं ली होंगी, तो उसको भी हल्का फुल्का तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एकदम बारीक से उठाइए, बाकी इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि
एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38। तो एक्स एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, तरीका मैंने बता दिया, फॉर्मूले से कर सकते हो। दूसरा मैंने वो भी मेथड बता दिया वेन डायग्राम वाला, चलो वेन डायग्राम से इसको कर लेते हैं। बाकी मैंने डायरेक्ट मेथड भी इसका बताया हुआ है, डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। देखो ये तो मैंने ले लिया एक्स और ये ले लिया मैंने वाई, ठीक है। टोटल इसमें कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल तो है सर 40, टोटल नहीं टोटल 38, टोटल कितने हैं 38, ये रहे टोटल तो 38 है। एक्स में कितने हैं 17, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स में कितने हैं 17, वाई में कितने हैं 23। लेकिन सर एक्स और वाई ये दोनों मिलके कितने हैं, एक्स और वाई दोनों मिलके कितने हैं 38। 17 और 23 तो कितने हुए सर 40 हो गए ना, दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों 40 हो गए, लेकिन होने तो 38 ही चाहिए था। तो कहने का मतलब है दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसका मतलब है कि एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई कितने हैं 2, ठीक। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई कितने होंगे, एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। बाकी मैंने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि एक्स और बाई या ए और बी या जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी को सम कर दो, सम करने पर कितना आया सर 40 आया। अब या तो इंटरसेक्शन पूछा है तो यूनियन दिया होगा, और यूनियन पूछा है तो इंटरसेक्शन दिया हुआ होगा, जो दिया है उसको घटा दो और अपना आंसर आ जाएगा। तो 40 - 38 आंसर कितना आ चुका 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, देखो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो यूनियन तो हमें दिया हुआ है कितना है 38 इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स कितना है 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो अब देखो इसको इधर ले आओ, 38 को उधर ले जाओ, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई इक्वल्स टू 70 और 23 40 माइनस 38 आंसर कितना आ गया 2। तो फॉर्मूले से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो क्यों फॉर्मूला वगैरह लगाना, क्यों फॉर्मूला याद रखना, क्यों मतलब ये ऐसी चीज़ दिमाग में क्यों लगाना जिनका हमें ज़्यादा यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये अभी मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं किसी को लगे कि सर फॉर्मूले से भी बताओ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देना है। अब डायरेक्ट आंसर देना हमें आ चुका है कि सर हिंदी में कितने हैं, हिंदी में 250, इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में हैं 200, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 400। टोटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल का मतलब क्या होता है एच यूनियन ई, ये कितने हैं 400। टोटल का मतलब क्या होगा, यूनियन ही तो होगा। तो अब देखो एच का मतलब मैंने यहाँ पर हिंदी लिखने के लिए एच से डिनोट कर दिया और इंग्लिश लिखने के लिए ई से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, एच इंटरसेक्शन ई कितने होंगे, क्या पूछा है इसमें, कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, तथा आ जाए और आ जाए ये सारे अगर आ जाते हैं ना तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो कितने व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों को जोड़ दो कितने हो गए 450, 400 को माइनस कर दो कितना 50, आंसर आ चुका है हमारा। ज़्यादा टाइम लगा क्या, ज़्यादा टाइम 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन 2 सेकंड के होते हैं क्योंकि अब तो हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया, देखो दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है कि दोनों को ऐड करो फिर उसको माइनस कर दो, ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फॉर्मूले से ही आया है। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो है। दोनों को ऐड किया और जो इंटरसेक्शन दिया हुआ है माइनस किया, आगे समझ में, इंटरसेक्शन दिया हुआ है माइनस किया, क्या आ गया यूनियन आ गया, ठीक है। फॉर्मूले को ही शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए होता और यूनियन दिया होता तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये लो दोनों को ऐड करो, यूनियन को घटा दो, इंटरसेक्शन आ जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ गया ना, इसका 50 आंसर होगा। चलिए अगला है
यदि x और y दो ऐसी समस्या हो कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे? देखो n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो अब देखो यूनियन में कितने दिए हुए हैं? यूनियन में दिए हुए हैं 60 इक्वल्स टू x में कितने अवयव दिए हुए हैं? 40 प्लस बाई में पूछा है हमसे, तो n ऑफ y की जगह n ऑफ y रहने दो, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने दिए हुए हैं? 10 को इधर ले आओ, 40 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा n ऑफ y इक्वल्स टू 60 और ये 40 माइनस 10 30 हुए, 30 को इधर लाया मैं तो कितने हो गए? 30। n ऑफ y इक्वल्स टू 30 हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर इसका क्या होगा? 30, यानी y में 30 अवयव होंगे। ठीक है, y में कितने अवयव होंगे? 30 अवयव होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। समझ में आ चुके होंगे दोस्तों अब तो ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए हैं और कंसेप्ट भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि फाई रिक्त समुच्चय को दर्शाता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? फाई रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, ये तो हमें पता है। ठीक, अब देखो पहला ऑप्शन है फाई बिलोंग्स टू फाई। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ कि ऑप्शन ही मैंने है यहाँ पर, फाई बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट फाई। तीसरा ऑप्शन है करली ब्रैकेट फाई बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट फाई। चौथा ऑप्शन है 0 बिलोंग्स टू फाई। अब देखो दोस्तों कि फाई बिलोंग्स टू फाई, फाई से बिलोंग थोड़ी ना करेगा, फाई से बिलोंग थोड़ी ना करेगा। दूसरा क्या है? फाई बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट फाई। अब यहाँ पर जो बना हुआ है ना, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, जबकि ये तो एक सेट नहीं है ना। जब तक करली ब्रैकेट नहीं लगेगा तब तक तो सेट बनेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सेट नहीं है, इसलिए ये तो होगा नहीं। आगे बात समझे? यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? करली ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहां पर भी करली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये अगर ऐसे होता कि फाई सबसेट ऑफ फाई, तब तो ये सही होता। लेकिन यहां साइन किसका लगा हुआ है? बिलोंग का लगा हुआ है ना, बिलोंग का लगा हुआ है सॉरी, बिलोंग का लगा हुआ है। इसका मतलब ये इसका एलिमेंट थोड़ी ना, ये तो इसका सबसेट हो गया। अगर ऐसे होता तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट के लिए बोल रहा है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है? एलिमेंट को, और एलिमेंट थोड़ी ना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। 0 बिलोंग्स टू फाई बिल्कुल गलत, क्योंकि 0 फाई से बिलोंग थोड़ी ना करता है। 0 तो फाई के बराबर होता है। फाई का मतलब क्या होता है? शून्य समुच्चय। आगे बात समझे? 0 सेट, तो इसलिए ये भी गलत। अब अपना राइट आंसर क्या हो गया? ये, क्योंकि देखो फाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाई, इसका मतलब है ये जो सेट है ना, इस सेट का एक एलिमेंट क्या है? फाई है। इसका एक एलिमेंट क्या है? फाई है। इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि ए बी सी 3 समुच्चय हो तो ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? ए माइनस बी यूनियन सी ये किसके बराबर होगा? इसमें ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो इसको वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं इसको। देखो ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ठीक है, ये ए बी और ये सी। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी करना है। ये लो मैंने बी यूनियन सी कर दिया, ये तो बी सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये सी सेट हो गया। ठीक, बी यूनियन सी कर दिया, उसको मुझे ए में से माइनस कर देना है, मुझे ए में से माइनस कर देना है। अगर मैं ए में से इसको माइनस कर दूं तो अब मेरे पास यही वाला हिस्सा बचेगा ना। ए में से अगर मैं बी यूनियन सी को माइनस कर देता हूं तो मतलब ये वाला पोर्शन तो अब जा चुका है, ये पोर्शन तो जा चुका है, तो अब तो हमारे पास यही बचा ना। तो अब देखो मेरे पास क्या बचा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। दूसरा ऑप्शन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। तीसरा ऑप्शन है ए माइनस बी यूनियन ऑफ सी। चौथा ऑप्शन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो अगर मैं ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी करूँ, अब दूसरा वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो समझाने के लिए। बाकी तुम लोग जब एक बार समझ में आ गया इसी से कर सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ पर दूसरा बना रहा हूँ, ए माइनस बी, ये ए, ये बी और ये सी।
a माइनस बी क्या होगा, अगर मैं इसको a नाम दे देता हूँ, इसको b नाम दे देता हूँ, इसको c नाम दे देता हूँ, तो a माइनस बी का मतलब है कि a में से b के एलिमेंट हटा दिए और b के एलिमेंट हटा दिए, तो अब क्या बचा अपने पास, ये वाला अवयव बचा, ठीक है, ये वाला। अब तुम कहते हैं कि सर ये तो सही हो जाएगा, लेकिन सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें ही ये सी का ये वाला पोर्शन आ चुका है, जबकि यहाँ तो नहीं है। दूसरी बात, केवल a माइनस बी नहीं है, अभी तो इसका यूनियन किससे करना है, a माइनस सी से भी करना है, a माइनस सी से भी इसका यूनियन करना है। तो अब c का ये वाला पोर्शन हटा दो, c का ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला एलिमेंट बचा। तो ये पहले से आ रहा था और ये आ गया, मतलब लगभग a में से पूरा आ गया। कहने का मतलब है a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये वाला सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ये थोड़े ना, ये वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत। वेन डायग्राम के थ्रू अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार ये वेन डायग्राम खुद बना के देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। इसी में समझो, देखो ये a सेट, ये b सेट और ये c। a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मतलब ये वाला सेट हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में a माइनस सी क्या होगा, अब c को भी जब b में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, a माइनस सी करेंगे तो अब c में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट ही हो रहा है जो यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और अब सेकंड ऑप्शन हो गया तो थर्ड और फोर्थ को देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो मैं दो वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, इसको दो के थ्रू समझाता हूं। देखो एक तो ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया। अब देखो ये हो गया a b और c, ये a b और c, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, a माइनस बी, a में से b को मुझे माइनस कर देना है, तो अब मेरे पास कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें बचा हुआ है। दूसरा क्या है, a माइनस सी, तो a में से मैंने c को जब माइनस किया, ये c का पोर्शन हो गया, c को तो माइनस करना है, तो अब मेरे पास कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अब देखो इनमें से क्या बोल रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब देखो, ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो ये खाली है, ठीक। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं तो यहाँ ये खाली है लेकिन यहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो दोनों जगह ऐसा है जो दोनों जगह शामिल है। ये वाला पोर्शन ये दोनों जगह शामिल है, दोनों जगह शामिल है, और दोनों जगह शामिल होता है वही तो इंटरसेक्शन होता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हम देख सकते हैं ये वाला ही पोर्शन आ रहा है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली होते हैं, बाकी फिर वो ऑप्शन तो है ही हमारे पास कि कोई सेट मान लो और सेट मान के फिर इसको प्रूव करो, लेकिन उसकी बजाय ये ज़्यादा इजी रहता है। अब अगला बोल रहा है कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी हो, सी इक्वल्स टू यू हो, तो ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस सी यूनियन ऑफ सी माइनस ए, इसका डैश किसके बराबर होगा, मतलब इसका पूरक किसके बराबर होगा, ये पूछा है, ये दिया हुआ है हमें ए माइनस बी। अब देखो इसको भी मैं वेन डायग्राम के थ्रू करूंगा। ये मैंने लिया सेट ए, सेट बी और ये सेट सी, ठीक है, ए बी और ये सी। तो अब ये जब सेट मैंने ले लिए, इसमें पूछा क्या है, ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी किया मैंने, b को मैंने हटा दिया, ठीक है, ये b को हटा दिया तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा a माइनस बी। उसके बाद में क्या पूछा है, b माइनस सी, तो b में से c को हटा दो, तो c को हटा देंगे, b में से जब मैंने c को हटा दिया तो c का ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा। अब b के पास कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला पार्ट बचा, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है c माइनस ए, c में से a को हटा देना है, तो a को हटा देंगे, मतलब ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा। अब मेरे पास c में कौन सा बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे सेट में केवल और केवल ये वाला पोर्शन नहीं आया जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों का इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पोर्शन नहीं आया, बाकी पूरा आ चुका, ठीक। आगे पूछा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगर पूरे u में से इसको मैं माइनस कर दूं, मतलब पूरे u में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास यही वाला पार्ट तो बचा है, यही वाला पार्ट तो बचा है ना मेरे पास, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा क्या भाई, यहाँ तो समझाने में तो लगेगा, लेकिन अगर तुम खुद इसको करोगे 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाओगे क्या,
नहीं लगेगा ना, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एमसीक्यू टाइप का नहीं है, थ्योरेटिकल टाइप का है। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप का है, सेट का भी और आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दिया हो, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया है। ठीक है, और उसके साथ में दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 तक ये 4 तक ये, b इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8 और c इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 4 5 6 3 4 5 और 6। तो अब हमें निकालना है a डैश क्या होगा, a डैश का मतलब क्या होगा u माइनस ए, तो u में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो a में है, a में 1 2 3 4 हैं, तो u के कितने एलिमेंट बचे हुए 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो गया, ये लो 5 6 7 8, ईजी है ना, ईजी है ना। उसके बाद में अगला क्या पूछा है b डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा, b डैश होगा u में से b के एलिमेंट हटा दो, तो b के एलिमेंट हटा देंगे 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8 हटा दिए तो 1 3 5 7 9, ये b डैश आ गया। भाई u माइनस b डैश का मतलब क्या होता है, b डैश का मतलब होता है u माइनस b, तो u माइनस b मतलब u में से b के सारे एलिमेंट हटा देने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है इसका a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, तो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले a यूनियन c निकाल लो, सबसे पहले a यूनियन c निकालोगे क्या हो जाएगा, a यूनियन c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। भाई a यूनियन c का मतलब क्या होगा 1 2 3 4, ये तो a के एलिमेंट आ गए और ये 3 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, फिर 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब u माइनस a यूनियन c। भाई u में से इसको माइनस कर दो, तो 1 से लेके 6 तक के ये एलिमेंट हटा देने, हमारे पास क्या एलिमेंट बचेंगे 7 8 और 9, ये आ गया a यूनियन c डैश। ठीक है, ये आ गया a यूनियन c डैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है a यूनियन b डैश। अब a यूनियन b डैश कैसे निकालेंगे, a यूनियन b निकालो सबसे पहले, a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो a के एलिमेंट आ गए, b के भी एलिमेंट ले लो, 2 लेकिन ऑलरेडी आ चुका, 4 ऑलरेडी आ चुका, तो 6 और 8, तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट ये कैसे निकालेंगे, u में से इसको माइनस कर दो, तो u माइनस ऑफ a यूनियन b, u में से जब इसको माइनस कर देंगे तो देखो 1 2 3 4 ये तो यहाँ तक के तो ये खत्म हो चुके, उसके बाद में 6 और 8 भी खत्म हो चुके, क्या बचा हमारे पास 5 7 और 9, ये आ गया हमारे पास a यूनियन b डैश। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट देखो, वैसे तो दोस्तों मैंने लिखाया हुआ है, ये ऑलरेडी लिखाया हुआ है, जो मैंने नियम लिखाए थे कुछ उनमें डायरेक्ट लिखाया था कि a के कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, एक a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। a के बराबर कैसे होता है इसको मैं प्रूव करके यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो तुम्हें डायरेक्ट ही लिख देना है a का कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, आंसर तो यही आना है। कैसे आना है वो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, तो देखो a का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या होगा u माइनस है, तो u में से a के एलिमेंट हटा दिए मैंने, कितने बचे मेरे पास 5 6 7 8 और 9, यही तो बचे, क्योंकि a के एलिमेंट 1 2 3 4 ये तो मुझे हटा देने हैं, u में से ये तो हटा देने हैं मुझे, तो इसलिए मेरे पास ये एलिमेंट आ गए। अब इसका भी मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, a के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। अब a के कॉम्प्लीमेंट के ये एलिमेंट थे, इनको u में से हटाना है, तो इनको u में से हटा देंगे मतलब 5 से 9 तक ये एलिमेंट जब मैंने हटा दिए मेरे पास क्या बचा 1 2 3 4 1 2 3 4, वही आ गया ना, वही सेट आ गया। तो ये a का कॉम्प्लीमेंट भी किसके बराबर होता है, a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी सेट की, जिसमें हमने मतलब कुछ क्वेश्चंस किए हैं और एकदम जीरो से लेके उठाया है सेट को और एडवांस तक लेके गए। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह के भी क्वेश्चन इनमें डाले थे, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और इसके थ्रू हम मतलब पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लास सेट की होती है ख़त्म।
अब कल से हम नई सीट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूंगा कि एक साथ में 2 सीट ले पाऊँ, एक 11th-12th क्लास की लेवल की और एक 9th-10th के स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो 2 सीट एक साथ ले पाऊँ, लेकिन ये कोशिश करूंगा मैं। अगर अभी पॉसिबल नहीं हो पाया तो थोड़े दिन बाद में, ठीक, लेकिन एक साथ 2 सीट हम स्टार्ट करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम अपना कोर्स कवर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, और अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।